हाँ बच्चों, वेलकम टू अरियंत। आज हम एक नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं जो कि आपका टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी एवं उनकी रोकथाम। तो इसी टॉपिक के साथ जुड़ते हैं, जल्दी से जुड़िए बच्चों और इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज बात करें तो स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। जो WHO है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें प्राणी का शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कैसा हो, पूर्णतः स्वस्थ हो। कैसा हो? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आधारभूत कारक आवश्यक होते हैं। इन कारकों में संतुलित आहार, व्यक्तिगत तथा परिवेश की स्वच्छता और नियमित व्यायाम सम्मिलित है। संतुलित भोजन चाहिए, आसपास का जो वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए, ये सभी कारक इसमें आते हैं। और इसके अलावा अन्य कारक भी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें रोगों के बारे में जागरूकता, उनके प्रभाव, उनके विरुद्ध टीकाकरण, अपशिष्ट पदार्थों का उचित निपटान, भोजन तथा पानी की स्वच्छता आदि सम्मिलित होते हैं। तो इस तरीके से हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट है डिजीज यानी कि रोग। रोग क्या होते हैं? शरीर की सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार से असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता के उत्पन्न होने को, यानी कि जो शरीर की जो अवस्था है उसमें क्या आ जाए? असामान्य परिवर्तन आ जाए, असामान्य क्या आ जाए? परिवर्तन आ जाए या दुर्बलता आ जाए। जो इन दोनों के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। अर्थात शरीर की सामान्य अवस्था में किसी भी प्रकार की असामान्य परिवर्तन या दुर्बलता के उत्पन्न होने को क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। जो सामान्य अवस्था है उसमें परिवर्तन आ जाए तो वो क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। रोग को शरीर की उस अवस्था से परिभाषित किया जा सकता है जिसमें दोषपूर्ण आहार, मतलब जो संतुलित भोजन न हो, आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न संक्रमण, जो आनुवांशिक या पर्यावरणीय कारक द्वारा उत्पन्न संक्रमण हो, शरीर के सामान्य कार्य एवं कार्यकी में असमानता उत्पन्न कर देता है। ये जो कारक है ये शरीर की क्या है? शरीर की जो कार्यकी है, फिजियोलॉजी है, उसमें क्या कर देता है? असामान्यता उत्पन्न कर देता है। इसी अवस्था में संपूर्ण शरीर या शरीर के कुछ अंगों में सामान्य कार्य प्रभावित भी होते हैं, जिससे हमारे शरीर जो पूरा की पूरी बॉडी है, शरीर है या फिर कुछ कार्य क्या होते हैं? इससे प्रभावित होते हैं। आगे बात करते हैं रोग के बारे में। तो बच्चों रोग का क्या कारण है? वास्तविक कारण जो है अज्ञात हो तो वह क्या कहलाता है? स्वभावजन्य कहलाता है। रोग के लक्षण क्या होते हैं? पीड़ा, बेचैनी, व्यग्रता, चक्कर आदि रोगों के लक्षण होते हैं। रोग के संकेत क्या क्या होते हैं? जैसे ज्वर होना, पीलापन आ जाना, श्वास दर आदि असामान्य दशाएं रोग संकेत कहलाती है। इशारे रोग का निदान या निरूपण, रोग संकेतों या रोग के लक्षणों, रोग का वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा रोग का निर्धारण या रोग का निदान या निरूपण किया जाता है, उससे छुटकारा पाना। उपचार क्या क्या है? औषधियां, शल्य चिकित्सा या अन्य विधियों के द्वारा रोग को समाप्त करना क्या कहलाता है? इसका उपचार। रोकथाम कैसे करें? किसी विधि, औषधि या उपकरण की सहायता से किसी संभावित रोग को होने से रोकने को क्या कहते हैं? रोग रोधन कहते हैं। आगे बात करते हैं रोग के प्रकार। हमारा जो टॉपिक है वह है बच्चों रोग के प्रकार। रोग के प्रकार कहीं पहला टॉपिक आता है जन्मजात रोग। जन्मजात रोग वो होते हैं जो मानव में कहाँ से होते हैं? जन्म से ही होते हैं। ये निम्न है, जैसे किसी जीन में परिवर्तन द्वारा, जैसे एल्केप्टोन्यूरिया जीन में परिवर्तन हो जाए तो, फिनाइलकीटोन्यूरिया, रंजकहीनता, दात्र कोशिका रक्तता जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, हीमोफीलिया, वर्णांधता, ये सब जीन में उत्परिवर्तन द्वारा होते हैं। गुणसूत्रीय में असमानता द्वारा हो जाए, गुणसूत्रियों में अगर असमानता हो जाए उससे भी डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि रोग होते हैं। वातावरणीय कारकों द्वारा कैसे होते हैं? जैसे कटा हुआ होठ और तालु आदि, ये कैसे हैं? वातावरणीय कारकों के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। जीन व गुणसूत्र द्वारा उत्पन्न रोगों के विपरीत वातावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न रोग बच्चों में वंशागत नहीं होते हैं। यानी कि जीन और गुणसूत्र से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं? वंशागत, बाकी वंशागत नहीं होते हैं। दूसरे रोग आते हैं आपके उपार्जित रोग। ये रोग जन्म से नहीं होते हैं किंतु जन्म के बाद किसी भी कारणवश उत्पन्न हो सकते हैं। जन्म से तो नहीं होते हैं लेकिन कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पहले संक्रामक या संचरणीय रोग। संक्रामक या संचरणीय रोग वो हैं जो रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक और कृमियों के द्वारा फैलते हैं। कौन से रोग कहलाते हैं? संक्रामक रोग। इनके दो उप प्रकारों में भी बांटा गया है इसे। पहला है आपके संसर्गज रोग। पहला जो आता है वो कौन सा आता है? संसर्गज रोग आता है। ये रोग क्या होते हैं? सामान्यतः प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क से फैलते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से अगर शारीरिक संपर्क आता है तो उससे ये रोग फैलते हैं। जैसे कि छोटी चेचक, दांत
चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, कुष्ठ रोग आदि। ये सारे के सारे कौन से रोग हैं जो सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं, संसर्गज रोग कहलाते हैं। दूसरा होता है असंसर्गज रोग। इस प्रकार के रोग अनेक भौतिक कारक वह वाहकों के क्या होते हैं, कारण फैलते हैं। ये किसके द्वारा, या तो भौतिक कारक या वाहकों के क्या होते हैं, कारण फैलते हैं। जैसे हवा, पानी, भोजन आदि भौतिक कारकों से इन रोगों का संचरण होता है। कुछ रोग अनेक प्रकार के रोगजनक वाहकों के द्वारा भी फैलते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, मलेरिया, हेपेटाइटिस आदि। नेक्स्ट रोग आता है जो है आपके असंक्रामक या असंचरणीय रोग। जो असंक्रामक होते हैं वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ये संपर्क में आने से, व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं तथा रोगी तक ही क्या रहते हैं या सीमित रहते हैं। तो ये रोग कौन से कहलाते हैं, असंक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्षय कारक रोग। ये रोग महत्वपूर्ण अंगों से ठीक प्रकार से कार्य न कर पाने के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं तो बच्चों ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे मिर्गी, हृदय रोग। मिर्गी मस्तिष्क पर असामान्य दबाव के कारण होती है तथा हृदय रोग इसके किसी भाग में ठीक तरीके से कार्य न कर पाने के कारण होता है। तो मिर्गी है जो मस्तिष्क पर दबाव पड़ जाता है तो उससे मिर्गी आती है। दूसरा रोग है आपके अल्पता रोग। अल्पता रोग की बात करें तो ये रोग पोषक तत्वों, खनिजों, विटामिन, हार्मोन की कमी के फलस्वरूप होते हैं। जो खनिज है, विटामिन से, हार्मोन से, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, अल्पता रोग होता है। जैसे कि क्वाशियोरकर, बेरी, घेंगा, मधुमेह आदि, ये सारे रोग इसी में आते हैं। आगे बात करते हैं, हाँ बच्चों आगे बात करते हैं प्रत्युर्जक रोग। जब शरीर किसी बाहरी पदार्थ के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है तो यह रोग कौन सा कहलाता है, प्रत्युंजक रोग कहलाता है। जैसे फीवर प्रत्युंजक एक रोग है। कैंसर, यह रोग ऊतकों की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। जो अर्थात ऊतकों में असामान्य वृद्धि होती है तो उससे कौन सा रोग होता है, कैंसर होता है। नेक्स्ट है मानसिक विकार। मानसिक तनाव के कारण मानसिक संतुलन संबंधी रोग, अवसाद, पागलपन, स्मृति का कमजोर होना, भ्रम उत्पन्न होना, सिर दर्द आदि रोग क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न रोग। तो वातावरण में उपस्थित पराबैंगनी किरणें, वायु प्रदूषक, ध्वनि आदि के कारण भी क्या होते हैं बच्चों, अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे सर्पदंश है, गर्मी में पसीने द्वारा नमक की क्षति होना, ये सब वातावरणीय कारकों के द्वारा क्या होते हैं बच्चों, उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है बुरी आदतों के कारण उत्पन्न रोग। जो बुरी आदत होती है जैसे धूम्रपान, आपके जैसे गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान आदि मादक पदार्थों के सेवन से, आहार संबंधी असंतुलन एवं आधुनिक जीवन शैली के कारण भी मोटापा, कैंसर, मधुमेह, यकृत संबंधी रोग, मानसिक विकार आदि उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात नोट है, रोग के कारणों के विज्ञान को ही क्या कहते हैं, हेतिकी या इटोलॉजी कहते हैं। आगे बात करते हैं मानव में सामान्य संक्रामक रोग। कौन कौन से मानव में सामान्य संक्रामक रोग होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव जैसे जिनमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि क्या है, प्रमुख रूप से शामिल है। मानव में विभिन्न संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोग कारक सूक्ष्म जीवों को हम क्या नाम देते हैं, रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। दूसरा आगे बात करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं विषाणु जनित मानव रोग। कौन से रोग देखते हैं, विषाणु जनित, जो विषाणु के द्वारा होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न भी करते हैं आपके, जिनमें से चेचक है, पीतज्वर, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो, हर्पीस, खसरा, एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, नेत्र श्लेष्मा शोथ, गलसुआ आदि प्रमुख है। ये सारे जितने भी रोग है, डिजीज है, ये आपके किससे होती है, विषाणु के द्वारा होती है। तो ये कौन से रोग कहलाते हैं, विषाणु जनित रोग कहलाते हैं। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है ये आर्थोमिक्सो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आर्थोमिक्सो विषाणु के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर इस विषाणु के 3 प्रकार ABC होते हैं। जो न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन है के आधार पर कितने इसके विषाणु के 3 प्रकार होते हैं, ABC। तो न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर 3 प्रकार का हो गया ABC। और कुछ इन्फ्लुएंजा विषाणु में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है। कुछ इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, न्यूरामिनिडेज एंजाइम पाया जाता है। और यह न्यूरामिनिडेज एंजाइम के जिसके द्वारा यह श्वसन मार्ग की उपकला के रक्षात्मक श्लेष्मिक आवरण में प्रवेश कर जाता है। यानी कि जिसके ये क्या करता है, जिसके द्वारा क्या कहाँ प्रवेश कर जाता है, ये हमारे जो श्वसन मार्ग है उसकी उपकला में प्रवेश कर जाता है। आगे बात करते हैं संक्रमण। इसका संक्रमण क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है इसका, किसका संक्रमण पूछ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा का। कौन सा जीवाणु होता है इसका, कौन से विषाणु के द्वारा होता है, ये आर्थोमिक्सो विषाणु के द्वारा। संक्रमण कैसे होता है समझते हैं। इस रोग का संक्रमण मुख्यतः मानव के छींकने, खांसने और वायु में मुक्त छोटे छोटे बिंदु कणों के द्वारा होता है। छींकने से, खांसने से इसका संक्रमण होता है। विषाणु का संक्रमण श्वसन नाल में ऊपर से प्रारंभ होकर नीचे की ओर होता है। ऊपर से कहाँ की ओर होता है, श्वसन नाल में नीचे की ओर प्रारंभ होता है। विषाणु के संक्रमण के फलस्वरूप श्वसन मार्ग की उपकला कोशिकाओं नष्ट होना प्रारंभ कर देती, क्योंकि संक्रमण हो गया है। इनमें फिर
स्टेफाइलोकोकस तथा स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की जातियां द्वितीयक संक्रमण करके जो दूसरा संक्रमण होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की जातियां जो क्या करती है, संक्रमण करती है और द्वितीय संक्रमण करके कौन सा रोग कर देती है, न्यूमोनिया रोग विकसित कर देती है। लक्षण क्या है, ठंड का लगना, बुखार, सिर दर्द, छींकना, खांसना, सामान्य पेशीय दर्द इस रोग के प्रमुख लक्षण है। गंभीर अवस्था में यह प्राणघातक भी हो सकता है। रोकथाम और उपचार क्या है इस रोग की, व्यक्तियों में प्रतिरोधक क्षमता का बड़ा इम्यूनिटी जो पावर है उसको बढ़ाने के तरीके विकसित करना है कि कैसे बढ़ाया जाए। सबसे अच्छा निरोधक उपाय है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। नेक्स्ट आता है आपके पेनिसिलिन, स्टेप्टोपेनिसिलिन एवं अल्फा ग्लोबुलिन और के इंजेक्शन, ग्लोबुलिन के इंजेक्शन की प्रबलता को कम करता है। यानी कि ये क्या करता है इंजेक्शन, जो ये है आपके पेनिसिलिन, स्टेप्टोपेनिसिलिन और वह अल्फा ग्लोबुलिन के जो इंजेक्शन आते हैं या इस रोग की प्रबलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। रोगी के संक्रमित कपड़े जैसे रुमाल, तौलियों को उबलते पानी में डालकर साफ करना चाहिए। नाक पर यूकेलिप्टस के तेल से भीगे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। तीव्र ज्वर की स्थिति में सिर पर गीले कपड़े की पट्टी का निरंतर प्रयोग करना चाहिए। ज्वर की अवस्था में भोजन तरल रूप में पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। इसके उपचार के लिए एमेंटाडीन औषधि का उपयोग करना चाहिए। आगे बात करते हैं इसके रोकथाम व उपचार। व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाथ धोने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए। रोग के उपचार में एस्प्रिन, एंटीहिस्टामिन आदि औषधियों तथा नेजल स्प्रे का कारगर है। सामान्य जुकाम लगभग 1 सप्ताह में स्वतः ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है हिपेटाइटिस। ये हिपेटाइटिस में क्या होता है बच्चों, इसमें मानव के यकृत में क्या आ जाती है, सूजन हो जाती है। एक विशेष प्रकार के विषाणु हिपेटाइटिस द्वारा होती है। ये किसके द्वारा होती है, हिपेटाइटिस द्वारा होती है। इसके कारण इसे यकृत का आकार, इसके कारण इसमें क्या होता है, यकृत का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हिपेटाइटिस आपके 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D और E। ये रोग क्रमशः एंटेरो जो विषाणु है, HAV है, HBV है, HCV है, HDV है और HEV है। ये पांचों के पांचों है आपके, जिनके कारण ये क्या होता है, हिपेटाइटिस आपके होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिपेटाइटिस ए की। इसे महामारी पीलिया भी कहते हैं। कौन सा नाम दिया गया है इसे, महामारी पीलिया भी कहा गया है। इसके विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ एकल रज्जुक RNA होता है। यह आवरणहीन है। यह विषाणु भोजन व गंदे पानी द्वारा शरीर में संचारित होता है। इसके प्राथमिक लक्षण मलेरिया, डायरिया, बुखार, ठंड लगना आदि होते हैं। जैसे ही पीलिया की अवस्था दिखाई देती है, रोग की त्वचा पीली पड़ जाती है। पीलिया में कैसे हो जाती है, त्वचा, आइज वगैरह ये पीलापन आ जाता है। आंखों का रंग सफेद तथा मूत्र का रंग गहरा हो जाता है। विषाणु संक्रमण की औसत रोगोद्भवन अवधि है वह 2 से 21 दिन की मानी जाती होती है। कितनी होती है ये, 2 से 21 दिन की औसत रोग के जो उद्भवन की अवधि है कितनी मानी गई है, 2 से 21 दिन की मानी जाती है। नेक्स्ट आता है हिपेटाइटिस बी। इस प्रकार के हिपेटाइटिस की IgM तथा एंटी हिपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा पहचान की जाती है। इसकी पहचान किससे की जाती है, या तो IgM से तथा एंटी हिपेटाइटिस बी विषाणु के द्वारा की जाती है। हिपेटाइटिस बी के विषाणु में वृत्ताकार द्विरज्जुकी पाया जाता है। जो हेपेटाइटिस बी के विषाणु में है वृत्ताकार पाया जाता है, द्विरज्जुकी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, DNA पाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी के विषाणु में वृत्ताकार द्विरज्जुकी यानी कि डबल स्टैंड क्या पाया जाता है, आपके DNA पाया जाता है। यह माँ के दूध से बच्चे में, रोगी की लार में, सीमन, योनिस्त्राव आदि के द्वारा क्या करता है, स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करने से उसे क्या कर देता है, स्वस्थ व्यक्ति को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। यह एक आवरण से घिरा रहता है। इसकी उष्मायन अवधि सामान्यतः 4 से 26 सप्ताह होती है। इसकी उष्मायन अवधि कितनी मानी गई है, 4 से 26 सप्ताह। इसके लक्षण बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, जैसे भूख का न लगना, हल्का सा बुखार रहना, जोड़ों में दर्द होना आदि, ये सब इसी के लक्षण हैं। इसकी रोकथाम के लिए इंटरफेरोन अल्फा प्रति विषाणु प्रोटीन बहुत प्रभावकारी होती है। तो ये इसकी रोकथाम के लिए बताया गया है। जैसे कि नेक्स्ट आता है तीसरा प्रकार आपके हिपेटाइटिस सी। इसका विषाणु एक रेखीय एकल रज्जुक RNA का बना होता है। यह भी एक आवरण द्वारा घिरा होता है। इसकी उष्मायन अवधि भी 2 से 22 सप्ताह की होती है। कितनी मानी गई है इसकी उष्मायन अवधि, 2 से 22 सप्ताह की होती है। इसका विषाणु घाव, दूषित सुई, दांतों के उपकरण, लैंगिक संबंध, दूषित रुधिर आदि के द्वारा क्या होता है, स्थानांतरित होता है। अल्फा इंटरफेरोन राइबेविरिन इसकी रोकथाम में बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट आता है हिपेटाइटिस डी। इसका विषाणु भी कैसा होता है, एक रज्जुक RNA होता है। यह एक रज्जुक RNA का बना होता है। यह रोग प्राकृतिक रूप से हिपेटाइटिस बी के साथ सह संक्रमण के रूप में होता है। यह बी के साथ सह संक्रमण के रूप में पाया जाता है। हिपेटाइटिस बी के संक्रमण के पश्चात हिपेटाइटिस डी के संचरण को पिग्गी बैकलिंग
कहते हैं। हेपेटाइटिस बी के संक्रमण के बाद अगर ये हेपेटाइटिस डी का संचरण को क्या कहते हैं आप, पिग्गी बैकलिंग कहते हैं, ठीक है, जो इसका संचरण होता है। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस ई। इसके विषाणु में भी एक रेखीय क्या पाया जाता है, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यानी कि रेखीय एकल रज्जु आरएनए पाया जाता है। किसमें, हेपेटाइटिस ई में भी। और यह आवरण विहीन होता है। कैसा होता है, यह आवरण विहीन होता है। यह हेपेटाइटिस ए के एकल रज्जु आरएनए युक्त नग्न विषाणु से रूप में समानता दर्शाता है। यानी कि ये किससे समानता दर्शाता है, हेपेटाइटिस ए के एकल रज्जु आरएनए युक्त नग्न विषाणु से क्या करता है, यह समानता प्रदर्शित करता है। इसकी ऊष्मायन अवधि कितनी मानी गई है, तो इसकी ऊष्मायन अवधि भी लगभग 2 से 8 सप्ताह मानी गई है। और इसका संक्रमण विशेषकर गर्भवती महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो कहाँ देखने को मिलता है इसका संक्रमण, गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है। इसके संचरण की विधियाँ क्या है, हेपेटाइटिस ए और ई के विषाणु सामान्यतः मुख से प्रवेश करते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी और डी के निम्न कारणों से होता है। ए और ई के जो विषाणु कहाँ से प्रवेश करते हैं, मुख से, और बी और डी से क्या होता है, ये कारण दे रखे हैं, जैसे दूषित रक्तदान से, संक्रमण साथी के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करने से, अपराध द्वारा संक्रमित माता से गर्भस्थ शिशु को। तो नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस सी। सामान्यतः दूषित रुधिर चढ़ाने से फैलता है। ए और ई किससे, कहाँ से, मुख से, बी और डी इन तीनों कारणों से, और हेपेटाइटिस सी है वह दूषित रुधिर चढ़ाने से क्या होता है, फैलता है। यह इनके संचरण की विधियां हैं। लक्षण क्या है, ज्वर, उल्टी आना, यकृत का बढ़ जाना, पीलिया आदि इसके क्या है, सामान्य लक्षण है। हेपेटाइटिस के परीक्षण कैसे किए जाते हैं, जैसे पहला होता है एसबीटी सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, एसबीटी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है एसजीपीटी सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, है ना, इसकी फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज, जो ये होता है, ये भी एक प्रकार का क्या है, इसका परीक्षण है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षण होता है वो एलिसा होता है, विकर सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन, है ना, विकर सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन। तो ये एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म है। और ये चारों के चारों, ये तीनों के तीनों एसबीटी, एसजीपीटी और एलिसा टेस्ट, ये इसके लिए हेपेटाइटिस के लिए परीक्षण किए जाते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी रोकथाम व उपचार। खाद्य पदार्थों तथा जल को संदूषित होने से बचाना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाते समय कॉन्डम का यूज करना चाहिए। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट तथा कम प्रोटीन तथा वसा वाला भोजन करना चाहिए। इंटरफेरोन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। रोग की रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे इम्यूनोग्लोबिन दी जाती है, जिसमें क्या दी जाती है, इम्यूनोग्लोबिन दी जाती है। हेपेटाइटिस बी में 6 माह का अल्फा ग्लोबुलिन कोर्स अच्छा उपचार है। आगे बात करते हैं डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। किसका बात, कौन सा है हमारा टॉपिक, डेंगू बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। डेंगू जो है आपके, यह डेंगू विषाणु के कारण ही होता है। कौन से विषाणु के कारण होता है, डेंगू विषाणु। जो डेंगू बुखार है वो डेंगू विषाणु के कारण होता है। इसका संक्रमण क्या है, यह रोग मच्छर की एक प्रजाति एडिज एजिप्टाई द्वारा फैलता है। कौन सी प्रजाति, एडिज एजिप्टाई द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है, डेंगू बुखार या डेंगू हिमोरेजिक बुखार एक खतरनाक रोग है। इस रोग के लक्षणों में उच्च बुखार, गंभीर अग्र सिर दर्द, नेत्रों के पीछे दर्द, पेशियों और संधियों का दर्द, भूख न लगना, सीने और अग्रपादों के आगे कनफड़े के समान चकते पड़ना, जी मचलना, वमन होना, रक्तस्राव होना आदि सम्मिलित होते हैं। ये सारे के सारे किस्में होते हैं, डेंगू जो बुखार आता है उसके लक्षण प्रकट होते हैं। परीक्षण कौन कौन से, एलिसा टेस्ट है आपके, है ऐसे टेस्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाला है। तो ये सारे किसके परीक्षण है, डेंगू के हैं। रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो डेंगू की रोकथाम का सबसे महत्वपूर्ण उपाय मच्छरों के प्रजनन की जगहों को क्या कर देना, नियंत्रण व उन्हें खत्म कर देना। आवासीय क्षेत्रों में उसके आसपास के पानी को जमा नहीं होने देना। अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों जैसे डीडीटी का छिड़काव करना। इसके अतिरिक्त दरवाजे और खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए ताकि मच्छर अंदर न घुस सके, और पूरे आस्तीन वाली शर्ट पैंट पहननी चाहिए। डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है। बुखार के समय पैरासीटामोल ली जा सकती है, किंतु एस्प्रिन कभी भी उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, डेंगू बुखार के ये क्या है, बात की हमने। डेंगू बुखार में जो रोकथाम व उपचार थे ये हमने देखे। नेक्स्ट आता है हमारे टॉपिक चिकनगुनिया। यह रोग चिकनगुनिया विषाणु के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, ये चिकनगुनिया के द्वारा होता है। संक्रमण क्या है, इस रोग का संक्रमण मच्छर की एक प्रजाति एडिज एजिप्टाई के काटने के फलस्वरूप होता है। लक्षण क्या है, इस रोग के लक्षण में उच्च बुखार, पेशियों और संधियों का दर्द तथा उसमें सूजन होना आदि है। रोकथाम उपचार क्या है, चिकनगुनिया की कोई विशेष औषधि नहीं है, इसकी केवल रोकथाम ही की जा सकती है। मच्छरों की प्रजनन की जगहों का नियंत्रण करके उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इस रोग के बचाव का सर्वोत्तम उपाय है।
नेक्स्ट आता है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट रोग कौन सा आता है आपके, रेबीज या हाइड्रोफोबिया। यह रोग जो है रेबडो विषाणु के द्वारा होता है। रेबीज एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग होता है। संक्रमण बात करें तो इस रोग का संक्रमण कुत्ते तथा बंदर के काटने से होता है। बिल्ली या अन्य जंगली जानवरों के काटने से भी यह रोग हो जाता है। इन जानवरों की लार में क्या पाया जाता है, एक विषाणु पाया जाता है और लार के द्वारा ही यह दूसरे व्यक्ति में क्या कर जाता है बच्चों, संक्रमण कर जाता है। तो इस तरीके से रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अब इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। विषाणु के शरीर में प्रवेश करने पर यह सबसे पहले शरीर में क्या करता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है। उसके बाद मस्तिष्क की कोशिकाओं एवं मेरुरज्जु को क्या कर देता है, यह नष्ट कर देता है। सिर में तीव्र दर्द होने जो सिर में है तीव्र दर्द होने से रोग का एक विशेष लक्षण है, यानी कि सिर में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, शुरू हो जाता है। शरीर में तीव्र ज्वर तथा गले की एवं छाती की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, जिससे रोगी को घबराहट होती है तथा गला बंद हो जाता है, जिससे रोगी को भोज्य द्रव पदार्थ को भी निगलने में क्या होती है, अत्यंत पीड़ा होती है। इस पीड़ा के कारण रोगी प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी पाता है तथा पानी को देखकर भयभीत हो जाता है, यानी कि जल से क्या होता है, डरने लगता है, इसलिए वो पानी भी नहीं पी पाता है इस रोग से ग्रसित व्यक्ति। इस कारण इस रोग का नाम भी क्या पड़ गया, हाइड्रोफोबिया, यानी जल से डरने वाला। रोगी को बहुत ही दर्दनाक क्या होती है, इसकी मौत होती है, क्योंकि वो ना पानी पी सकता है, क्योंकि उसको जल से तो वैसे डर लगता है, तो उसकी बहुत दर्दनाक क्या होती है, मृत्यु होती है। आगे बात करते हैं रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो रेबीज रोग रोकने हेतु कुत्ते व बिल्ली के बच्चों का टीकाकरण करवाना चाहिए। अगर संक्रमित व्यक्ति के काटने पर टीका लगवाना चाहिए, मतलब संक्रमित कुत्ते के काटने पर क्या करना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। पहले ये टीके 14 होते थे, परंतु वर्तमान में केवल कितनी खुराक दी जाती है, इनकी 6 खुराक दी जाती है। पहले कितने टीके होते थे, ये 14 होते थे जो कुत्ते के काटने पर लगाए जाते थे। अब कितने दिए जाते हैं, यह 6 खुराकें दी जाती है। कुत्ते के काटने के बाद 10 दिन तक कुत्ते पर नजर रखनी चाहिए तथा उसमें कोई परिवर्तन जैसे अधिक भाग दौड़ करना, आवाज में परिवर्तन करना, अत्यधिक लार का स्त्रवण होना आदि दिखाई दे तो उसे मार देना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू की बात करें तो यह विषाणु जनित संक्रामक रोग है जो H1N1 विषाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये H1N1 विषाणु द्वारा होता है। इसके संक्रमण की बात करें तो स्वाइन फ्लू जो है स्वाइन इन्फ्लुएंजा श्वसन संबंधी रोग है। इसका विषाणु जो है सुअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है, सुअरों जो है पिग है उनके श्वसन तंत्र को क्या करता है, संक्रमित करता है। इसके परिणाम स्वरूप सुअरों में कफ और बलगम बनने लगता है, नासिका स्त्रावण होने लगता है, जिससे वायु द्वारा बलगम कफ के कण श्वसन के साथ मनुष्य के शरीर में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके लक्षण क्या है। रोगी को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे भी अधिक बुखार रहता है, शरीर में कपकपी लगने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, कफ बनने लगता है, भूख कम हो जाती है। इस रोग का उद्भव काल भी कितना माना गया है, 1 से 4 दिन का होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके रोकथाम एवं उपचार। सबसे बेस्ट रोकथाम वही है टीकाकरण करना और अपनी खुद की सुरक्षा करना। इस रोग के संक्रमण को रोकने या कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। इस रोग के उपचार के लिए 2 औषधियाँ जैसे जेनामिवीर, एक तो है आपके कौन सा जेनामिवीर और एक है रेलेंजा, जेनामिवीर या रेलेंजा तथा ओसेल्टामिवीर है ना। एक तो है जेनामिवीर, एक है ओसेल्टामिवीर। जेनामिवीर को एक रेलेंजा के नाम से भी जानते हैं और ओसेल्टामिवीर को आप टेमीफ्लू के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 प्रकार की आपके औषधियां हैं जो रोगी को दी जाती है। नोट देखना, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 7 अप्रैल को, तथा 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं जीवाणु जनित मानव रोग। अभी हमने कौन से पढ़े हैं, आपके विषाणु जनित पढ़े हैं। अब कौन से पढ़ेंगे हम लोग, जीवाणु जनित मानव रोग की बातें करेंगे। मानव के आहार, जल, वायु तथा मिट्टी में उपस्थित विविध प्रकार के जीवाणु के संक्रमण से अनेक रोग जैसे मोतीजरा, निमोनिया, रोहिणी, धनुस्तंभन, हैजा, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, कुकर खांसी, प्ले, उपदंश, सुजाक आदि उत्पन्न हो सकते हैं। जितने भी रोग है, डिजीज है, ये सारी किसके द्वारा हो रही है, जीवाणु के द्वारा हो रही है। इसलिए इन्हें कौन से रोग कहते हैं, जीवाणु जनित रोग कहते हैं। फर्स्ट बात करते हैं जल तथा आहार में उपस्थित जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। तो जल और आहार यानी कि भोजन में जो उपस्थित रोग जीवाणु होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला आता है मोतीजरा या आंत ज्वर, टाइफाइड बोलते हैं जिसे हम। इस रोग का रोग कारक भोजन में उपस्थित जीवाणु साल्मोनेला टाइफी होता है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। इसका जीवाणु कौन सा होता है, साल्मोनेला टाइफी होता है।
अगर इसके संक्रमण की बात करें तो यह रोग संदूषित भोजन, जल एवं रोगी के मलमूत्र एवं थूक द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है। यह मलमूत्र से जीवाणुओं को अपने साथ लाकर घरेलू खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर देता है। ये जीवाणु भोजन के साथ आंत में पहुंचकर आंत की भित्ति जो है उसको भी क्या कर देता है बच्चों, क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे खूनी नासूर क्या होते हैं, बन जाते हैं और बाद में ये रुधिर में फैल जाते हैं। तो ये जो संक्रमण है यह सबसे पहले क्या करता है, किसके द्वारा आ रहा है, हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है, भोजन जल के द्वारा। कहाँ प्रवेश करता है, रोगी के मलमूत्र एवं थूक द्वारा फैलता है, यानी कि भोजन के द्वारा, या तो भोजन के द्वारा या जल के द्वारा, वह रोगी के मलमूत्र एवं थूक के द्वारा क्या करता है, इसका संक्रमण फैलता है। और ये जो है मक्खियाँ, इसको फैलाने का कार्य सबसे ज़्यादा कौन करती है बच्चों, मक्खियाँ करती है। इसमें बहुत विशेष भूमिका, क्योंकि मक्खियाँ क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, लगातार उनमें बनी रहती है और ये क्या करती है, घरेलू जो हमारे खाद्य पदार्थ है, भोज्य सामग्री है, वहाँ पर भी मक्खी आके बैठ जाएगी तो वह उस तरीके से संक्रमण, उसी के माध्यम से हमारे अंदर संक्रमित हो जाएंगे, उसी के माध्यम से हमारे अंदर ये रोग प्रवेश करेगा और हम लोग कैसे हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये रोग संक्रमण करता है। इसके लक्षण क्या क्या है, रोगी के बदन सिर में दर्द रहता है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार भी रहता है, परंतु नाड़ी की गति अपेक्षाकृत कैसी होती है, धीमी रहती है। लगभग 3 सप्ताह तक रहने वाले इस बुखार के पहले सप्ताह में बुखार व सिरदर्द होता है तथा दूसरे सप्ताह में रोगी का बुखार असाधारण रूप से बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप होठ व जीभ पर भी क्या जम जाती है, पपड़ी नुमा संरचना जम जाती है। रोगी को कब्ज हो जाती है। गंभीर अवस्था में आंत में से रुधिर भी बहने लगता है, बाहर निकलता है और अधिक रुधिर निकलने से रोगी की क्या हो सकती है बच्चों, मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरीके से इसके लक्षण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके रोकथाम व उपचार क्या क्या है। इसके रोकथाम उपचार की बात करें तो मोतीजरा का परीक्षण विडाल टेस्ट से किया जाता है। किससे किया जाता है इसका परीक्षण, विडाल टेस्ट से किया जाता है। शिशुओं में टैब का टीका लगवा दिया जाता है। क्लोरोमाइसिन तथा टेरामाइसिन चिकित्सक की सलाह के अनुसार देना चाहिए। अपने आसपास क्या रखना चाहिए, सफाई रखना चाहिए। जल को उबालकर पीना चाहिए। बाजार की खुली वस्तुएं नहीं खानी चाहिए तथा भोजन को ढककर रखना चाहिए। रोगी को खाने के लिए तरल पदार्थ ही देने चाहिए। जैसे जॉर्ज फर्नांड आई विडाल ने मोतीजरा में के निदान के लिए विडाल परीक्षण किया। तो विडाल परीक्षण किसने किया, जॉर्ज फर्नांड आई विडाल ने किया है। आगे बात करते हैं वायु में उपस्थित, वायुवाहित या वायु में उपस्थित जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। जो वायु में उपस्थित जीवाणु होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है फुफ्फुसदाह या न्यूमोनिया रोग। आपके यह भी किसके द्वारा होता है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी के द्वारा होता है। तो ये रोग किसके द्वारा होता है, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के द्वारा होता है। ये फेफड़ों का संबंधित रोग है न्यूमोनिया, तो फेफड़ों की एक गंभीर रोग है ये। इस रोग में लसिका तथा श्लेष्म श्वसनियों तथा श्वसनिकाओं में एकत्रित हो जाते हैं। इसमें जो लसिका तथा श्लेष्म है वह श्वसनियों व श्वसनिकाओं में जाकर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान हेतु पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो जमा हो जाता है तथा बलगम जमने लगता है। अब इसका संक्रमण कैसे होता है, यह सामान्यतः इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य रोगों के संक्रमण के कारण उत्पन्न निम्न शारीरिक प्रतिरोधकता के कारण होता है। जब शारीरिक प्रतिरोधकता कम हो जाती है तो आपके ये रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक द्वारा उसके ग्लास, बर्तन, खाद्य एवं जल को ग्रहण करने से फैलता है। तो इसका संक्रमण रोगी के द्वारा फैलता है। रोगी के कफ और बलगम कणों का श्वास के साथ प्रवेश करने से भी इस रोग का संक्रमण होता है। और इस रोग का उद्भवन काल कितना माना गया है, 1 से 3 दिन का माना गया है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं बच्चों, तो इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसके लक्षण होते हैं कि अचानक शरीर कैसा पड़ जाता है, ठंडा होने लगता है, छाती में दर्द होता है, भूरे श्लेष्म में थूक के साथ खांसी आती है, शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, जुकाम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है आदि इसके क्या होते हैं बच्चों, लक्षण होते हैं। नेक्स्ट आता है रोकथाम एवं उपचार। रोगी को ठंड से बचाना चाहिए। खाने में तरल व सुपाच्य भोजन देना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम करना चाहिए। टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन ये आपके क्लोरेमेफेनिकोल और इधर से आपके पेनिसिलिन आदि प्रतिजैविकों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके घट सर्व या रोहिणी। यह रोग किससे होता है, आपके कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु से होता है। कौन सा रोग, रोहिणी रोग। वैसे तो ये बच्चों में विशेषकर कितने छोटे बच्चे 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों में होता है, परंतु वयस्क में भी ये रोग हो सकता है। लक्षण संक्रमण क्या है, व्यक्ति के जो संक्रमित व्यक्ति है उसके खांसने और सीखने से वायु के द्वारा ये पहुंचता है। लक्षण क्या है, जीवाणु द्वारा श्वसन मार्ग में एक मटमैले या सफेद रंग की झिल्ली बना ली जाती है।
जो इतनी बढ़ जाती है कि वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तथा सांस लेने में तकलीफ होती है। रोगी को बलपूर्वक सांस क्या करनी पड़ती है, खींचनी पड़ती है। तो ये इसके लक्षण हैं। रोकथाम उपचार क्या है? रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए और एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। बच्चों को डीपीटी नामक टीका लगवाना चाहिए जो इन्हें डिप्थीरिया, टिटेनस तथा कुकर खांसी से बचाता है। आगे बात करते हैं हम लोग काली खांसी या कुकर खांसी। जो नेक्स्ट है काली खांसी या कुकर खांसी। यह रोग प्राय छोटे बच्चों में बोर्डीटेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यह बोर्डीटेला पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। क्या संक्रमण है? यह रोग ग्रसनी की कोशिकाओं में वायु द्वारा जीवाणु के संक्रमण से होता है। तो ये रोग कहाँ संक्रमित करता है? ग्रसनी की कोशिकाओं में। लक्षण क्या है? बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आती है, गला शुष्क हो जाता है, यहाँ तक कि खांसते खांसते बच्चे मलमूत्र तक त्याग देते हैं। खांसी तब तक बंद होती है जब खांसते खांसते थोड़ा सा स्त्राव निकल आता है। यानी कि यह कब बंद हो जाती है? जब स्त्राव, जो खांसते खांसते बच्चे का स्त्राव बाहर निकल जाता है तो ये खांसी बंद हो जाती है, लेकिन ये बच्चों को बहुत कष्टदायक दर्द देती है। आगे बात करें रोकथाम उपचार क्या है? बच्चों को भीड़ भाड़ वाले स्थान से दूर रखना चाहिए। छींकते खांसते समय नाक और मुंह पर रुमाल का यूज़ करना चाहिए। बच्चों को समय पर डीपीटी का क्या करना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए। नेक्स्ट रोग आता है तपेदिक या क्षय रोग। आपके जो नेक्स्ट रोग है, यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नामक छड़ाकार जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो एक छड़ाकार जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है? ये छड़ाकार जीवाणु है जिसके द्वारा होता है तपेदिक या क्षय रोग। संक्रमण क्या होता है? इस रोग का संक्रमण जीवाणु का रोगी के थूक, खांसी, छींक द्वारा आदि सीधे संपर्क या भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने से होता है। जीवाणु सामान्यतः फेफड़ों पर आक्रमण करता है। कभी कभी यह शरीर के दूसरे अंगों को भी क्या कर देता है? प्रभावित करता है, जिससे मस्तिष्क भी शामिल है। जब भी व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है तब ये जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं तथा आहार नाल और हड्डियों में पहुंचकर ट्यूबरकुलिन नामक विषाक्त पदार्थ का क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से इसके संक्रमण होता है। नेक्स्ट आता है लक्षण क्या है इसमें? क्षय रोग से ग्रसित रोगी शारीरिक रूप से कैसा हो जाता है? बच्चों कमजोर हो जाता है, अतः वजन में कमी, ज्वर, खांसी, रुधिर युक्त बलगम, सीने में दर्द आदि इस रोग के क्या हैं? काफी लक्षण है। यह जीवाणु फेफड़ों से कैल्शियम लवणों की गुलिकाएं बना लेता है, जिससे फेफड़ों में ऊतक क्या हो जाते हैं? फेफड़े के जो ऊतक है वो क्या हो जाते हैं बच्चों? नष्ट हो जाते हैं। तो ये लक्षण है। अब इनकी रोकथाम उपचार क्या है? कैसे इनकी रोकथाम की जाए? लगभग सिमिलर रोकथाम होती है कि आपको क्या करना चाहिए? आसपास की सफाई का ध्यान देना चाहिए, घरों के कमरों को स्वस्थ रखना चाहिए, वायु व सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, रोगी के संपर्क से आने से बचना चाहिए, रोगी के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए, बच्चों को BCG बैसिलस कैलेमिट ब्यूरिन का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन या आइसोनिएजिड व अन्य दवाएं देनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपके मृदा में उपस्थित जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग। कौन से जीवाणु है जो मृदा में उपस्थित होते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले बात आता है धनुस्तंभा या धनुवती। यह रोग जो होता है मुद्राकार जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। किसके द्वारा? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? संक्रमण कैसे होता है? यह जीवाणु त्वचा में लगे घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। जैसे ही यह जीवाणु शरीर के अंदर पहुंचता है वहां अपना गुणन प्रारंभ कर देता है और टेटानो स्पास्मिन नामक विष उत्पन्न कर देता है। कौन सा विष उत्पन्न कर देता है? टेटानो स्पास्मिन विष उत्पन्न कर देता है और इस रोग की अवधि 4 दिन से 3 सप्ताह तक होती है। आगे बात करें लक्षण क्या है? इसमें संपूर्ण शरीर के जोड़ों में दर्द होता है। पूरे शरीर के जोड़ में क्या होता है? दर्द होता है, जिससे मांसपेशियों में क्या उत्पन्न हो जाता है? खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। अधिकतर दर्द जबड़े व गर्दन में होता है। ज्यादातर दर्द कहाँ देखने को मिलता है? गर्दन व जबड़े में होता है। रोगी पक्षाघात स्थिति में आ जाता है एवं रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसी लक्षण के कारण इसे जबड़ाबंद रोग भी कहते हैं। कैसा रोग कहते हैं इसको? जबड़ाबंद रोग कहते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अधिकतर जो है दर्द वो जबड़े और गर्दन में ही होते हैं। इस रोग के कारण शरीर की रीढ़ की हड्डियां मुड़कर धनुषाकार हो जाती है। इसी कारण इसे धनुस्तंभा रोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो रीढ़ की हड्डी है वो धनुषाकार आकृति की हो जाती है। यह रोग बच्चों में घर के बाहर खेलते समय जख्मी हो जाने पर तथा जंग लगे लोहे के कट जाने पर होता है। यह प्रत्यक्ष संसर्ग से होने वाला संक्रामक रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रोकथाम व उपचार। इसका रोकथाम उपचार क्या है? रोगी को तुरंत लक्षण दिखते ही टिटेनस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। एंटी टिटेनस टॉक्साइड
लगवाना चाहिए, जो इसके इंजेक्शन आते हैं वो लगवाना चाहिए। बच्चों को टिटेनस से बचाव के लिए डीपीटी तथा ट्रिपल एंटीजन या ट्रिपल वैक्सीन के प्रत्येक 3 माह के अंतराल में लगवानी चाहिए। खेल या कार्य के दौरान मामूली रूप से जख्मी होने पर 24 घंटे के भीतर एटीएस का टीका भी लगवाना चाहिए। नेक्स्ट रोग आते हैं यौन संचारित जो होते हैं जीवाणु जनित रोग। जो यौन संचारित जीवाणु जनित रोग होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, वे कौन से रोग कहलाते हैं? यौन संचारित, ठीक है ना बच्चों, यौन संचारित रोग कहलाते हैं। तो हम कौन से रोग पढ़ रहे हैं? यौन संचारित जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे हैं। ये संभोग के माध्यम से एक व्यक्ति से कहाँ पहुंचते हैं? दूसरे व्यक्ति में पहुंचते हैं, तो यह यौन संचारित रोग कहलाते हैं। इन्हें रति रोग भी कहते हैं। बच्चों ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संबंध जैसे योनि, गुदा, मुख मैथुन द्वारा क्या करते हैं? फैलते हैं। इन रोगों के फैलने की संभावना एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने से अधिक बढ़ जाती है। जब यौन संबंध स्थापित एक से अधिक व्यक्तियों के साथ होता है तो इन रोगों के फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अतः ऐसे रोग कौन से कहलाते हैं? यौन संचारित जीवाणु जनित रोग कहलाते हैं। पहला देखते हैं हम इसमें उपदंश। यह रोग आपके ट्रिपोनिमा पैलिडम से फैलता है। जो जीवाणु कौन सा है? ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जो जीवाणु है उससे यह रोग फैलता है। और इसमें संक्रमण क्या होता है? ये मुख्यतः संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संपर्क बनाने के द्वारा फैलता है। अगर संक्रमित व्यक्ति है तो उसके द्वारा अपने लैंगिक संपर्क बना लिया तो ये रोग फैलता है। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति के शरीर से के तरल, वस्त्र, तौलिया द्वारा भी यह रोग संचारित हो सकता है। इनके जो वर्ग ये है, जो आपकी वस्तु हैं, इनके द्वारा भी क्या होता है? रोग संचारित होता है। इसका प्रमुख माध्यम बाह्य जनांगों में घाव, इसका जो प्रमुख माध्यम है बाह्य जनांगों में घाव, रोम, पुट्टिकाएं, खरोंच आदि से होता है। तो इसका जो माध्यम है ये सारे के सारे हैं आपके, ठीक है। आगे बात करते हैं लक्षण क्या है इसके। उपदंश में सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पे एक बैंगनी सा वृत्ताकार घाव बन जाता है, जो गोलाकार रिंग टाइप घाव बन जाता है। ग्रसनी, मलाशय तथा होठों की श्लेष्मिका में भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। मलाशय में भी हो सकता है, ग्रसनी में भी हो सकता है, होठों की श्लेष्मिका में भी हो सकता है। यह लगभग 2 से 6 सप्ताह के भीतर घाव ठीक भी हो जाता है। फिर कुछ सप्ताह पश्चात द्वितीयक अवस्था में त्वचा पर, जब दूसरा संक्रमण होता है वो कहाँ पर जो होता है? द्वितीय अवस्था में त्वचा पर रुधिर परिसंचरण और तंत्रिका तंत्रों के अंगों में चिपचिपे पदार्थ से भरी गिल्टियां बनने लगती है। तो फिर यह सभी स्थानों अंगों पर, जैसे कि आपने देखे त्वचा पर, रुधिर परिसंचरण पर, तंत्रिका तंत्रों के अंगों पर चिपचिपे पदार्थ की क्या बनने लग जाती है? गिल्टियां बनने लग जाती है। और इसके अधिक संक्रमण पर व्यापक रुधिर स्त्राव होता है, लकवा भी हो सकता है, पागलपन भी हो सकता है आदि इस पे क्या होते हैं? लक्षण उत्पन्न होते हैं। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण के लिए भी एक प्रकार से कैसा है? घातक होता है। रोकथाम उपचार क्या है? रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखना चाहिए, रोगी के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, रोगी का जो झूठा भोजन है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक जो है वो देना चाहिए। ये सब इसकी रोकथाम और उपचार है। नेक्स्ट आता है सुझाव। आपके जो यह रोग है यह निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग के चिन्ह शरीर के बाहर नहीं पाए जाते हैं। इस रोग के जो चिन्ह है वो शरीर के बाहर नहीं पाए जाते। इनका संक्रमण कैसे होता है? इस जीवाणु का संक्रमण प्रमुखतया लैंगिक संबंधों के द्वारा होता है और स्त्रियों में इसके संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संक्रमण तो स्त्रियों में होता नहीं है, वह केवल किसके भांति कार्य करती है? वाहक के भांति कार्य करती है। किस रोग में? सुजाक में। लक्षण क्या है? इस रोग का जीवाणु जो है स्त्रियों और पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है। संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन होती है तथा सूजन भी आ जाती है। मूत्र मार्ग में क्या होती है? जलन होती है और सूजन भी आ जाती है। शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग का स्त्राव होता है। कौन से रंग का स्त्राव होता है? पीले हरे रंग का। समय पर उपचार न करवाने पर यह रोग प्रोस्टेट ग्रंथि तथा अधिवर्षण तक फैल जाता है। इस स्थिति में उपचार अधिक कठिन हो जाता है। आगे बात करें इसके रोकथाम उपचार। तेज धूप में घूमना, तेल, अचार व गर्म मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। संक्रमित भाग को खुली हवा में रखना चाहिए एवं व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। इस रोग में अल्जेंटम, नाइट्रिकम व पेनिसिलिन औषधि लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है तीसरा कौन सा रोग है जीवाणु के बाद? प्रोटोजोआ जनित्र मानव रोग। जो आपके प्रोटोजोआ जनित्र मानव रोग होते हैं इसके बारे में बात करें तो लगभग 30 से ज़्यादा प्रोटोजोआ मानव में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। पहली बात करते हैं हम सबसे पहले अमीबिया पेचिस या अमीबियत, अमीबता।
जो आपके अमीबीय पेची से अमीबता है, यह रोग किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा स्टोलाइटिका के नामक प्रोटोजोवन परजीवी के द्वारा होता है। और यह परजीवी कहाँ पाया जाता है? मनुष्य की आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका संक्रमण कैसे होता है। घरेलू मक्खियों इस रोग के वाहक होती है और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य पदार्थों तक ले जाकर इन्हें संदूषित कर देती है। समदूषित पेयजल व खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत होते हैं। ट्रोफोजोइट जो परजीवी की पूर्ण विकसित अवस्था होती है, इसकी पूर्ण विकसित अवस्था कौन सी होती है? परजीवी की ट्रोफोजोइट जो अवस्था होती है, परजीवी की कौन सी अवस्था होती है? पूर्ण विकसित अवस्था होती है। और यह रोग किसके द्वारा होता है? एंट अमीबा स्टोलाइटिका के द्वारा होता है। यह खाद्य जो है यह जो है घरेलू मक्खियाँ, ये इसको वाहक का रूप में कार्य करती है, फैलाने का कार्य करती है। लक्षण क्या है? कब्ज, उदर पीड़ा, ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्म और रुधिर के थक्के वाला मल इस रोग के प्रमुख लक्षण। इस रोग में हल्का सा ज्वर बना रहता है। यह रोग शीघ्र दूर नहीं होता है और कभी कभी वर्षों तक बना रहता है। इसका रोगजनक आंतों की झिल्ली में विशेष प्रकार के घाव उत्पन्न कर देता है। कभी कभी यह यकृत और तिल्ली तक भी पहुंच जाता है तथा इसमें विशेष प्रकार के फोड़े या अल्सर भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये सारे लक्षण कहाँ उत्पन्न होते हैं? मानव में उत्पन्न होते हैं। जिन व्यक्तियों को रोग एक बार हो जाता है, यदि वे सावधानी न रखें तो इसमें बहुधा होने एवं तीव्रता बढ़ने का खतरा होता है। एक रोग होने के बाद भी, एक बार अगर ये रोग हो गया तो उसके बाद भी अगर वो क्या रहे, सावधानी नहीं बरतेगा तो ये रोग की तीव्रता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एंट अमीबा स्टोलाइटिका का जीवन चक्र क्या है। एंट अमीबा का जीवन चक्र एक पोषकीय होता है जो मनुष्य में पूर्ण होता है। अगर हम बात करें ट्रोफोजोइट द्विविखंडन विधि से अलैंगिक जनन करते हैं। ट्रोफोजोइट क्या करते हैं? सबसे पहले द्विविखंडन विधि से अलैंगिक जनन करते हैं। केंद्रक सीधा ही दो संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है, 2 केंद्रक में बढ़ जाएगा। इसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन के द्वारा 2 संततियां एंट अमीबा का निर्माण हो जाता है। यानी पहले केंद्रक का विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन, इस तरह 2 संतति एंट अमीबा का निर्माण हो जाता है। कुछ संतति एंट अमीबा अवकाशिका में आ जाते हैं जो माइनुटा रूप में बदल जाते हैं। कुछ जो संतति है वो एंट अमीबा की वह अवकाशिका में आ जाते हैं, ल्यूमेन में आ जाते हैं, और वो किस में बदल जाते हैं? माइनोटा में बदल जाते हैं। प्रत्येक माइनोटा अपने चारों ओर एक सुदृढ़ पुट्टी सिस्ट बना लेता है, चारों ओर एक आवरण बना देता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? सिस्ट। और इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा 2 से 4 संतति केंद्रकों में बढ़ जाता है। पहले 2 में, फिर 2 से 4 हो जाता है। तो इस तरीके से चतुष्क केंद्रकीय पुट्टी जो होती है वह पोषक मनुष्य के मल के साथ शरीर के बाहर निकल जाती है। अब ये जो चतुष्क केंद्र की पुट्टी बनी, यह मल के साथ बाहर आ जाती है और यह संक्रमणकारी अवस्था होती है। जो यह पुट्टी है चतुष्कीय केंद्रकीय पुट्टी भोजन और जल के साथ दूसरे मनुष्य के आहार नाल में पहुंचती है। जब दोबारा वो किसी मनुष्य में प्रवेश करती है तो यह वहां वापस कहाँ पहुंच जाएगी? आंत में पहुंच जाएगी। आंत में पहुंचकर ट्रिप्सिन के प्रभाव में घुल जाती है और यह मेटासिस्टिक अमीबा अब द्विविभाजन द्वारा 8 छोटे छोटे एक केंद्र के एंट अमीबा बना देता है। आपकी बार कितना बनाता है? 8 छोटे छोटे एंट अमीबा बन जाता है जो वृद्धि करके ट्रोफोजोइट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्रोफोजोइट बन गए ये इसकी संक्रमणकारी अवस्था हो जाती है। तो इस तरीके से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट आता है रोकथाम उपचार। इस रोग के बचने के लिए हरी सब्जियों को पोटेशियम परमैंगनेट में 1 घंटे तक भिगोकर फिर उपयोग में लेना चाहिए। उबला हुआ जल तथा ढका हुआ भोजन खाना चाहिए। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि खुले में शौच नहीं जाना पड़े। एमेटिन नामक एक एल्कोलॉइड से रोगी को कुछ समय के लिए आराम मिलता है। फ्यूमेजिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, मेट्रिनिडेजोल का उपयोग भी लाभदायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट रोग आता है आपके मलेरिया। मलेरिया की अगर हम बात करें तो 19वीं सदी तक लोग ये समझते थे कि मलेरिया रोग दलदली स्थानों से निकली गंदी नम हवा के कारण होता है, लेकिन इसका मलेरिया है, इसलिए इसका मलेरिया नाम इसी कारण रखा गया। इसका नाम किस कारण रखा गया? क्योंकि यह गंदी व नम हवाओं के कारण फैलता है दलदली स्थानों से, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया गया? मलेरिया। यह रोग एक कोशिकीय प्रोटोजोवन परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है तथा इस रोग का वाहक कौन होती है? मादा एनाफिलीज मच्छर होती है। एक वैज्ञानिक थे लांसी सी ने सर्वप्रथम बताया कि मलेरिया का संबंध मच्छर से होता है। बाद में लेवरान ने खोजा कि इसका वास्तविक कारण प्लाज्मोडियम होता है। बाद में लेवरान ने बताया इसका वास्तविक कारण क्या बताया? प्लाज्मोडियम होता है। गोल्जी ने जो प्लाज्मोडियम मलेरी की कुछ अवस्थाओं को मनुष्यों के
लाल रुधिर में देखकर लेवरान का समर्थन भी किया था तथा ग्रासी तथा सहयोगी ने सर्वप्रथम एनाफिलीज के आमाशय में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन किया। तो ये वैज्ञानिक थे, आप देख सकते हैं कि आपके जो यह है ग्रासी और सहयोगी, इन्होंने एनाफिलीज के आमाशय में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का वर्णन किया। उसके बाद रोनाल्ड रोस ने प्लाज्मोडियम के संपूर्ण जीवन चक्र की खोज की, जिस कारण इन्हें 1902 में लगभग नोबेल पुरस्कार से मिला और इसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। किसे? इस आपके रोनाल्ड रोस को। ठीक है, ये संपूर्ण जीवन चक्र के प्लाज्मोडियम के संपूर्ण जीवन चक्र की इन्होंने खोज की थी। इसका उद्भवन काल कितना होता है? मानव पोषक के शरीर में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स के प्रवेश से लेकर रोग के प्रथम आक्रमण तक के समय को क्या कहते हैं? उद्भवन काल कहते हैं। यानी कि प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स के प्रवेश से लेकर प्रथम आक्रमण जो होता है उसके समय को क्या कहते हैं? उद्भवन काल कहते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में यह 12 दिन का होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तथा प्लाज्मोडियम ओवल में ये 14 दिन का होता है तथा प्लाज्मोडियम मैलेरी में ये कितने दिन का माना गया है? आपके 28 दिन का माना गया है।